सरिता जब शादी करके ससुराल आई तो उसके मायके वालों ने उसे पहले ही सिखा दिया था कि देख, तेरे सास ससुर तो है नहीं, तो सारा कुछ जेठानी ने अपने हाथों में ले रखा होगा। और क्या पता तेरे पति की सारी तनख्वाह भी वही ले रही होगी और सारे घर का खर्चा तेरा पति ही चलाता होगा। इसलिए तू जाते ही अपने पति पवन को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तो अपने पास रखना। जब दोनों भाई अलग अलग कमाते हैं तो अपना खर्चा भी अलग चलाएंगे। एक दूसरे के पैसों पर क्यों हक जताना। वैसे भी जब तक देवरानी नहीं आती तब तक भाभी देवर के सारे पैसे ऐंठ लेती है। अपनी माँ की ये सारी बातें सरिता ने अपने दिमाग में बिठा ली थी और ससुराल आ गई। अगले दिन उसने देखा कि उसके पति पवन और जेठ नवीन में बहुत अच्छी बनती है। साथ ही उसकी जेठानी पूजा की भी पवन से अच्छी बनती थी। बल्कि पूजा तो सरिता के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन सरिता को अंदर ही अंदर कीड़ा काट रहा था। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में उसने अपनी जेठानी पूजा से पूछ ही लिया कि भाभी, ये घर का खर्चा कैसे चलता है। मम्मी पापा तो है नहीं, तो फिर राशन पानी, बिजली का बिल वगैरह ये सब कौन देता है। ये सुनकर पूजा को थोड़ी हैरानी हुई कि देवरानी को आए हुए 2 दिन हुए नहीं और आते ही हिसाब किताब पूछने लगी। लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ, अब तुम नई नई आई हो तो तुम्हें बताना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अब तक तो पिछले 5 सालों से मैं अकेली ही इस घर को चला रही थी। क्योंकि सास ससुर को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं और मेरी शादी को लगभग 15 साल हो गए। जब तक सास ससुर थे सारा कुछ सासू माँ ही देखती थी। मैंने कभी दिमाग लगाया ही नहीं, लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही घर में थी तो सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा। अब तक मैं ही और तुम्हारे जेठ जी इस घर को चला रहे हैं। पवन की नौकरी तो अभी कुछ दिन पहले ही लगी है और जो छोटे मोटे सामान होते हैं, अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो जो भी घर में होता है तुम्हारे जेठ या पवन, मैं उनसे कह देती हूँ, वो ले आता है। बिजली का बिल वगैरह भी जिसे भी फुर्सत मिलती है वो भर देता है। और वैसे भी ऐसा कोई ख़ास बड़ा परिवार तो है नहीं, इसलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चलता आ रहा है। जेठानी की बात सुनकर सरिता को लगा कि पूजा सारी बातें झूठ बोल रही है। वो सारे घर का खर्चा उसके पति पवन से ही निकलवा रही होगी और अब उसके सामने अच्छी बन रही है। उसने सोचा अब से थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई सेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ये सोचकर सरिता ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। अगले दिन पूजा ने अपने देवर पवन से कहा, देवर जी, घर में बेसन नहीं है और आपको पकोड़े खाने हैं तो जाकर जल्दी से बेसन ले आइए, और हाँ, तेल भी ले आइएगा, वो भी ख़त्म होने वाला है। पवन तो तुरंत ही बाजार जाकर बेसन और तेल लेकर आ गया, लेकिन सरिता को लगा कि बेसन और तेल मेरा पति लाया है और पकोड़े सब खाएंगे। इस बात का उसे बुरा तो बहुत लगा, पर उस वक्त वो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब शाम को पवन ऑफिस से लौटते वक्त जलेबी लेकर आया तो सरिता ने फिर से वही सोचा कि हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और भाभी लोग 4 हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं। इन सब का खर्चा मेरा पति ही क्यों उठाए। ये सोचकर सरिता ने आधी जलेबियाँ निकाल कर अपने कमरे में रख ली और बाकी की जलेबी किचन में रख दी। उसकी जेठानी पूजा जब किचन में गई तो जलेबी देखकर उसे लगा कि देवर जी इतनी कम जलेबी तो कभी नहीं लाते, तो आज कैसे ले आए। पर हो सकता है कम मिली होगी। ये सोचकर पूजा ने 2-2 जलेबी बच्चों को दे दी और बाकी भी बांट दी। 2 जलेबी देखकर बच्चे भी चिढ़कर बोले, मम्मी, चाचू इतनी कम जलेबी क्यों लेकर आए हैं। तो उसकी चाची सरिता ने मजाक मजाक में बोल ही दिया,
तो फिर आप अपने पापा से फ़ोन कर दो और बोल दो कि जलेबियाँ लेकर आ जाएं। ज़रूरी है क्या कि चाचू ही जलेबी लेकर आए और तभी आप खाओ। देवरानी की ये बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने दोनों बच्चों को डांटते हुए कहा कि जितनी जलेबी हैं उसे चुपचाप खा लो, हो सकता है कि ज़्यादा मिली नहीं होगी। इस तरह से ये बात पूजा ने वही ख़त्म कर दी और सरिता ने बाद में मौका देखकर अपने कमरे में छुपाई हुई जलेबियाँ चुपचाप खा ली। सरिता अब हिसाब किताब लगाने लगी कि अब तक पूजा भाभी ने उसके पति के कितने पैसे मार लिए होंगे और मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया तो सरिता ने तुरंत ही अपने जेठ नवीन को बिल थमाते हुए कहा, भाई साहब, ये बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर दीजिए। ये सब देखकर पूजा को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी भी क्या थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि सरिता को लगता है कि सारा कुछ उसका पति पवन ही खर्च करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सरिता को कुछ नहीं पता था कि कौन क्या खर्च कर रहा है। अभी उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ था, इसलिए पूजा कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी कि अगर वो कुछ कहेगी तो लोग सोचेंगे कि देखो, इतने दिनों से एक साथ चलता आ रहा था और देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई, इसलिए पूजा चुप हो जाती थी। सरिता को लगता था कि उसका पति अपने भाई नवीन से बहुत ज़्यादा कमाता है और जेठ जी की कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए भाभी अपना सारा खर्चा पवन से निकलवाती है। जैसे कि करवा चौथ के त्यौहार पर पवन सरिता के लिए एक महंगा मंगलसूत्र लेकर आया था और उसका जेठ पूजा के लिए बस एक साड़ी लेकर आए थे, जिसे देखकर सरिता इतरा रही थी कि देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का मंगलसूत्र पहना रहा है और जेठानी को बस जेठ जी ने एक साड़ी लाकर खुश कर दिया। ऐसे ही एक बार सरिता अपने जन्मदिन पर पवन को साथ लेकर बाहर खाना खाने गई तो उसे लगा कि जेठ जी तो भाभी को कभी बाहर नहीं लेकर जाते, जबकि पूजा को ये सब कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए सच में उनका बाहर जाना बहुत कम होता था। और वैसे भी उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे। ये सब चोचले शुरू में ही अच्छे लगते हैं, बाद में समय के साथ साथ सब कुछ ख़त्म होने लगता है। पर सरिता को ये सब नहीं पता था कि पूजा भी अपनी शादी के कुछ सालों तक इसी तरह का जीवन जीती थी। पर समय के साथ परिवर्तन आना जरूरी भी है, इसलिए वो दोनों पति पत्नी ही बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। 1 साल ऐसे ही बीत गया। अपनी शादी की सालगिरह पर पवन एक जैसी 2 साड़ियाँ लेकर आया, एक अपनी भाभी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। तो सरिता ने उनमें से एक साड़ी अपनी जेठानी पूजा को देते हुए कहा, लो भाभी, आप भी महंगी साड़ी पहन लो अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भाई साहब तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, उनकी हैसियत तो है नहीं आपको महंगे तोहफे देने की। पर कोई बात नहीं, आपके देवर की हैसियत तो देखिए, जैसी साड़ी अपनी पत्नी के लिए लाए हैं वैसी साड़ी भाभी के लिए भी लाए हैं। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवाने वाले थे, उनका बजट नहीं है ना इतना। अपने पति के लिए सरिता के मुंह से इतनी छोटी बातें सुनकर पूजा का खून खोल उठा। पवन भी हैरान हो गया कि ये सरिता भाभी के साथ ऐसी बातें कैसे कर रही है। उधर सरिता के जेठ नवीन ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पवन ने गुस्से में सरिता से कहा, सरिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से ऐसी बातें करने की और भैया के बारे में इतनी गलत बात बोलने की, समझ क्या रखा है तुमने खुद को। तभी सरिता ने भी जोश में कहा, हाँ हाँ, तुम भाभी की साइड तो लोगे ही, अपने पल्लू से जो बांध रखा है भाभी ने तुम्हें। वैसे भी इतने सालों से पूरे घर का खर्चा तो तुम ही चला रहे हो, भाभी का सारा परिवार तो
तुम ही पाल रहे हो, तो तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि खुद की कमाई तो कोई है नहीं और भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन तुम भी कान खोलकर सुन लो, बहुत कर ली इन सब की चाकरी, अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारी भी ज़रूरतें बढ़ेंगी और तुम अपना सब कुछ अपने भाई भाभी और उनके बच्चों पर लुटाते रहोगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। इसलिए मैं बता देती हूँ कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आप तुरंत कोई नया घर लेने का इंतज़ाम करो। इतना पैसा तो आप कमा ही लेते हो कि एक घर ले ही सकते हो, भले ही तुम्हारे भाई न कमाते हो। इसलिए ये घर हम उन्हें दान में दे देंगे, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं कि वो नया घर खरीद सकें। इसलिए माँ बाप का ये घर रख लें, हमें नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अब मैं उनके साथ रहकर अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहती। ये सुनकर पूजा ने गुस्से से कहा, सरिता अपनी जुबान पर लगाम दो, नहीं तो जुबान काट लूँगी। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? जब से इस घर में आई हो अपना हुक्म चला रही हो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। और फिर किस गुमान में जी रही हो तुम कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा कमाता है और मेरा पति कुछ नहीं कमाता। दिमाग है तुम्हारे पास? क्या दिखावा करने से ही सब कुछ होता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जेठ दिखावा नहीं करते? करवा चौथ पर मुझे सिर्फ एक साड़ी ला दी तो तुम्हारे जेठ जी कमाते नहीं हैं। बहुत गलत फहमी में जी रही हो तुम। शायद तुम्हें पता नहीं। अपने पति से एक बार पूछकर देखो कि मेरे पति और तुम्हारे पति की तनख्वाह में कितना फ़र्क है। सरिता ने तुरंत पवन की तरफ देखा, क्योंकि वो तो अभी भी इसी गुमान में थी कि जेठ जी की तनख्वाह पवन से कम ही होगी। तभी पवन बोला, करीब 1 लाख रुपए का फ़र्क है। तो सरिता ने गर्व से अपनी जेठानी की तरफ देखते हुए कहा, देखा भाभी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तभी पवन ने कहा, अरे पूरी बात तो सुन लो। भाभी ने पूछा था दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फ़र्क है, तो मैंने 1 लाख रुपए का फ़र्क बताया। पर मैंने ये तो नहीं कहा कि भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम है। अरे मेरी तनख्वाह से भैया की 1 लाख रुपए तनख्वाह ज़्यादा है। अब तो सरिता को जोर का झटका लगा। उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम्हारी सैलरी इतनी कम कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं अभी 2 साल पहले ही जॉब लगा हूँ और भैया से बहुत नीचे पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरे भैया जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ मैनेजर बन चुके हैं, और वो भी सीनियर मैनेजर। मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि उससे भी अधिक हो उनकी तनख्वाह। कहकर पवन ने अपने भाई नवीन की तरफ देखा तो नवीन ने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन तभी पूजा ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है मेरा पति कोई बेरोजगार है या मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया होगा या अब नहीं देता है? तो तुम कान खोलकर सुन लो, तोहफा देने के लिए कोई ख़ास दिन नहीं होता। मेरा जब दिल करता है मैं खरीद लेती हूँ और तुम्हारा सच्चाई से सामना करवाती हूँ। कहते हुए पूजा ने अपनी अलमारी का लॉकर खोल दिया और एक एक करके अपने जेवर सरिता को दिखाने लगी और बोली, ये देखो, ये जितने जेवर हैं ना, इतने जेवर लेने में तुम्हें भी कम से कम 15 साल लगेंगे, तब तुम मेरी बराबरी कर पाओगी। और तब तक तुम्हारे घमंड का क्या होगा, ज़रा सोचो। पूजा के जेवर देखकर सरिता का दिमाग घूम गया। उसके पास तो उसके चौथाई जेवर भी नहीं थे। और ये देखो, कहकर पूजा ने अपनी दूसरी अलमारी खोल दी। पूजा की दूसरी अलमारी महंगी साड़ियों से भरी हुई थी। एक से बढ़कर एक महंगी साड़ी थी, जिसे देखते ही सरिता हैरान रह गई। तभी पूजा ने फिर से कहा, क्यों, मेरा पति तो गरीब है ना, वो तो ये सब नहीं दे सकता, तो फिर कहाँ से आई ये सब? और इनमें से आधी से ज़्यादा साड़ियाँ तो
तुम्हारी शादी के बाद खरीदी हैं मैंने, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह दिखावा करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं। इनमें से ये 2-4 साड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये सब तो 5,000 से ऊपर की साड़ियाँ हैं। और ये नई वाली साड़ी देख रही हो ना, ये दोनों साड़ियाँ 15-15 हज़ार रुपये की हैं। ये साड़ी मैं एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए लेकर आई थी, ताकि एनिवर्सरी पर तुम्हें सरप्राइज़ दे सकूं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो महंगी साड़ी की अहमियत ज़्यादा पता है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये तुम्हारे गरीब जेठ जी है ना, ये पता है अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं। इस शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में मेरे एक बच्चे की फ़ीस 2 लाख रुपए है। अब इसी से तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब हैं। बच्चों की फ़ीस सुनकर सरिता का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी पूजा ने फिर से कहा, और हाँ, तुम क्या कह रही थी कि जेठ जी की घर लेने की औकात नहीं है, इसलिए तुम ये घर हमें दान में दे दोगी। किस गुमान में जी रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? अगर पता नहीं हो तो अपने पति से जाकर पूछो, लेकिन कुछ बोलने से पहले ज़रा दिमाग लगा लिया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई, ये सोचकर कि लोग कहेंगे कि देखो, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। लेकिन अगर अलग हो जाती ना, तो मैं इस घर से नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता, क्योंकि तुम ये घर मुझे दान में क्या दोगी? ये घर मेरा खुद का अपना घर है, जिसमें तुम रहती हो। तुम्हें कुछ पता भी है, ये घर तुम्हारे जेठ जी ने मेरे नाम से खरीदा था, वो भी अपने पैसों से। ये सुनकर तो सरिता हक्की बक्की रह गई और पवन की तरफ देखने लगी। तभी पवन ने कहा, हाँ सरिता, ये भाभी का घर है, पर हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं। भाभी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये उनका घर है, क्योंकि भाभी ने हमेशा से मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही पूजा ने कहा, क्यों, होश उड़ गए ना कि जिस बड़े आलीशान घर में तुम रहती हो और जो तुम हमें दान में देने की बात कर रही हो, वो मेरा खुद का खरीदा हुआ घर है। और मैंने तुम पर एहसास किया है इस घर में रखकर, तो कल ही मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दिन से तुम्हारी मनमानी सह रही हूँ। अब तो सरिता अपनी ही कही गई बातों में बुरी तरह से फंस चुकी थी। ऊपर से जब से उसे ये पता चला कि ये घर उसके जेठानी का है, तब से तो सरिता को काटो तो खून नहीं। अब तो उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब उसकी जेठानी पूजा चुप रहने वाली नहीं थी। काफ़ी दिनों से वो सरिता की बदतमीजी बर्दाश्त करते आ रही थी, और अब तो सरिता ने हद ही पार कर दी। उसके पति नवीन को भी उल्टी सीधी बातें सुना दी, जो कि पूजा किसी भी हाल में बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। इसलिए उसने पवन से कहा, देवर जी, मुझे आपसे कोई गीला शिकवा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है कि एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। पर अब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। सरिता जो भी है, जैसी भी है, तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना ही है। पर अब तुम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, या अपने लिए घर खरीद लो, या किराए पर ले लो, मुझे नहीं पता, जो करना है करो। लेकिन अब एक छत के नीचे हमारा गुजारा संभव नहीं है। मैंने तो यही चाहा था कि जब तक हो सकेगा हम एक साथ रहेंगे, लेकिन सरिता ने अब ऐसा माहौल कर दिया, इतनी गंदगी फैला दी है, अब मैं एक साथ रहने का सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई और सरिता अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिस जेठानी को वो कम समझ रही थी, असल में वो तो घर की मालकिन निकली। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसने नम आँखों से पवन की तरफ देखा तो पवन की आंखों से भी आंसू बह निकले।
उसने भारी आवाज़ में कहा, सरिता, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आते ही घर को तोड़ दिया। जिस भाभी को तुम हमेशा तुच्छ समझती रही, उसने मुझे इन 5 सालों में कभी ये एहसास तक नहीं होने दिया कि वो मेरी भाभी है, बल्कि हमेशा एक माँ की तरह प्यार दिया। बोलकर पवन कुछ पल के लिए रुका, फिर कड़वाहट से बोला, लेकिन खैर, एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। अब भाभी भी तुम्हारे ताने कब तक सहेंगी, इसलिए अब हमारा इस घर से जाना ही सही होगा। यह सुनकर सरिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो पवन का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ पवन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप कहोगे तो मैं भाभी से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन प्लीज़ इस घर को छोड़कर कहीं मत जाओ। तभी पवन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सरिता, जिस रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। क्या पता भाभी तुम्हें माफ़ कर भी दे, लेकिन जो दर्द तुमने भाभी को दिए हैं वो आसानी से भर नहीं पाएंगे। इतना कहकर पवन भारी कदमों से कमरे से बाहर चला गया और सरिता वहीं बैठकर रोती रही। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।